नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका एक बार फिर क्रेडिबल किताब में। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर रितिका खेरा, जो आईआईटी दिल्ली में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं। रितिका खेरा जी की नई किताब जो आई है वो रेवड़ी या हक यानी इकोनॉमिक्स पर बेसिकली किताब है। इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं और ऐसा सब्जेक्ट आपने उठाया है जो आज हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और जिस पर बात बहुत कम हो रही है। मीडिया के अंदर विकास के रोज नए दावे किए जाते हैं। 5 किलो अनाज मिलना ऐसा हो गया है कि जैसे बस 5 किलो अनाज मिल गया और विकास का सारा काम खत्म हो गया। राशन की दुकानें लगभग बंद हो रही हैं। जो खुली हैं वहां पर क्या मिल रहा है मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, जो अलग अलग इलाकों में रहते हैं। लेकिन लंबा भाषण देने की जगह हम चाहेंगे कि प्रोफेसर साहब से ही जो आज समझ सकें वो समझें। आपका बहुत बहुत स्वागत टीसीएच। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने अंग्रेजी में नहीं, हमारे जैसे लोगों के लिए हिंदी में किताब लिखी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें। आपने इसमें बहुत अलग अलग बातें की हैं। लगभग हर सेक्टर पर आपने कंसंट्रेट करने की कोशिश की है। हम अलग अलग सेक्टर्स पे बात करेंगे, लेकिन गुजरात मॉडल 2014 में गुजरात मॉडल को लेकर एक बिल्कुल असल में शोर तो पहले से ही होना शुरू हुआ था, लेकिन 2014 के इलेक्शंस में गुजरात मॉडल एक बड़ा मुद्दा बना। हमारे सामने एक ड्रीम, एक सपना दिखाया गया कि गुजरात जैसा है वैसा ही सारा देश हो जाएगा। मैं गुजरात में 4-5 साल नौकरी कर चुका था, तो उस मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत जानता था और इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था, तो थोड़ा बहुत उसको एनालाइज कर सकता था। उस दौर में लिखा भी था। चूँकि आपका गुजरात से रिश्ता भी है और पक्का वाला रिश्ता है, गुजरात में आपका बचपन बीता है, गुजरात मॉडल आपने देखा है, गुजरात मॉडल पे आपने लिखा भी है। 2014 से 2025 तक उसी गुजरात मॉडल को पूरे इंडिया में लागू करने की कोशिश की गई। और मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, शुरुआत में हमेशा ऐसे ही करता हूँ कि आपकी एक टिप्पणी मैं उस पर चाहता हूँ, गुजरात मॉडल पे, उसके इफेक्ट पे और जिस तरह से वो लागू हुआ। जी, तो 2014 से पहले के जो कुछ साल थे उनमें मेरे ख्याल से ये हुआ कि जो एक आर्थिक डिबेट था बहुत सालों से अर्थशास्त्रियों के बीच, वो एक राजनीतिक डिबेट भी बन गया। और वो डिबेट ये है कि पहले आपको जीडीपी ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और फिर पुनर्वितरण की ज़रूरत हो तो आप पुनर्वितरण करें, रीडिस्ट्रीब्यूशन करें, कि दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। तो गुजरात मॉडल मेरे ख्याल से ये होने लगा था मॉडल, अगर हम उसको माने तो। हालांकि क्लेम यही किया गया। हाँ, मतलब हमारा ये समझना है कि मॉडल सभी हैं और कोई भी नहीं है। इस तरह से हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। पर अगर हम माने कि मॉडल है तो उसमें सोच ये थी कि अगर आप जीडीपी ग्रोथ पे ध्यान देंगे तो उससे लगभग आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और उसके बाद आपको पुनर्वितरण की नीतियों पर बहुत ज़्यादा। पुनर्वितरण थोड़ा इकोनॉमिक्स का टिपिकल शब्द है, तो मैं बता दूं कि ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करना कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन आय का और इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्क्यूड है। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास बहुत संसाधन है और कुछ लोगों के पास बहुत कम है। तो जिनके पास ज़्यादा है उनसे लेकर जिनके पास कम है उनको पहुंचाया जाए, जिसको आमतौर पर हम वेलफेयर स्कीम्स कहते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं और उस मॉडल की के पीछे आर्थिक सोच ये थी कि जो इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि आप जीडीपी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, सरकार का फोकस वहाँ रहना चाहिए और उससे सब ठीक हो जाएगा। ट्रिकल डाउन, हाँ, कि अमीर के पास बहुत पैसा हाँ, आ जाएगा तो हाँ, टपक टपक के लोगों के पास हाँ, तो वो सोच जो थी और वो जो आर्थिक सोच थी वो एक तरह से गुजरात मॉडल, ऐसा कहा गया कि गुजरात उस मॉडल पर चल रहा है। अब अगर आप गुजरात को देखें, वैसे उसके इतिहास को और वर्तमान को देखें, तो पहले तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर भी 80 के दशक तक पुनर्वितरण की जो नीतियां हैं उस पर काफ़ी फोकस रहा। अगर आप गुजरात का रैंक देखें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर 80 के दशक में, तो वो टॉप 5 स्टेट्स में था। लेकिन उसके बाद जब उदारीकरण की सारी नीतियां आई और उसके बाद जो बाकी चेंजेस आए, उसके चलते चलते हुआ ये कि गुजरात का जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर, वो टॉप 10, मतलब लगभग वो 10 पर पहुंचा है। वो थोड़ा उसको कैलकुलेट करने के तरीके अलग हैं, तो कभी वो 10 से नीचे भी चला जाता है। तो मतलब जो टॉप 5 में था अब वो थोड़ा कुछ हद तक नीचे भी आ गया है। इसके पीछे
ये है क्योंकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो न सिर्फ इनकम पर ध्यान देता है, जीडीपी पर ही नहीं फोकस्ड, वो ये भी देखता है कि लोगों के जीवन में उनकी उसकी गुणवत्ता कितनी है, लाइक क्वालिटी, हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी कैसी है, और उसके लिए उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का एक एक इंडिकेटर लिया गया है। बहुत ही बेसिक इंडिकेटर्स हैं, पर फिर भी उस बेसिक में भी गुजरात स्लिप कर जाता है। तो प्रॉब्लम ये हुई है मेरे हिसाब से कि जीडीपी पे ज़्यादा फोकस करने से, इनकम ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करने से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको निगलेक्ट भी हुआ है पिछले 20 साल से ज़्यादा में। और इनकम की जो है वो अगर आप सिर्फ इनकम पे देखें तो उसका रैंक अभी भी फर्स्ट 1 या 2 या 3 में आ जाएगा, लेकिन उसमें भी बहुत इनइक्वालिटी है ना, कि अगर आप इनइक्वालिटी में देखें तो भी गुजरात का बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। और आखिरी बात इस पे मैं ये कहूँगी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम अर्थशास्त्री क्यों देखते हैं, क्योंकि हम आय की ग्रोथ, हम इनकम ग्रोथ इसलिए चाहते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो, हाँ, तो वो एक मीन्स टूवर्ड्स एन एंड है। एक आय एक ऐसी चीज़ है जो हमें अच्छी ज़िंदगी जीने में हमारी मदद करती है। तो सिर्फ इनकम पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा उसका दायरा बढ़ाना चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ में आय भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आमतौर पे डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट प्रेफर करते हैं। बिल्कुल, जैसे एवरेजिंग का अपना मामला ही, जैसे सिंपल सा एग्जांपल देना हो कि एक आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा हो और दूसरा आदमी 10,000 कमा रहा हो, तो एवरेज आपका 55,000 चला जाता है। लेकिन ये स्थिति अच्छी है या एक ऐसी स्थिति अच्छी है जिसमें दोनों लोग 50,000 रुपये कमा रहे हैं, तो वहाँ एवरेज 50 का दिखेगा, लेकिन दोनों की लाइफ बेटर होगी। न्यू वेलफेयर आपने इस्तेमाल किया है, मैं नहीं जानता, इधर मैं काफ़ी पढ़ नहीं पा रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में न्यू वेलफेयर अभी टर्म की तरह कॉइन हुआ है या आपने इसको शुरू किया, मैं नहीं जानता इस पर। लेकिन कुल मिला जुलाकर ये है कि जो सबको हक की तरह, जो आपकी किताब के नाम में है, और सबसे ज़्यादा आपकी किताब को मुझे आकर्षित आपकी किताब ने किया नाम से, रेवड़ी या हक, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप रेवड़ी बांट रहे हो या हक की तरह दे रहे हो। हम किसी दुकान पे जा रहे हैं या किसी स्कीम में जा रहे हैं तो हक की तरह ले रहे हैं, या वो झोला 5 किलो का लेके आ रहे हैं। तो ये जो न्यू वेलफेयर की आपने बात की है, यूपीए एनडीए का आपने एक तरह से इसमें कंपैरिजन भी किया है, अब मैं चाहूँगा सीधे आप ही इसको बताइए। तो न्यू वेलफेयर, आपकी किताब बेहद इंटरेस्टिंग है, इसलिए मुझे लग रहा है मैं बोलता चलूंगा, आप ही। सॉरी, नहीं, तो न्यू वेलफेयर जो टर्म है वो मेरा नहीं है, अरविंद सुब्रमण्यम है जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे थे, उन्होंने कहा था एक इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल में कि मोदी सरकार जो आई है वो ओल्ड वेलफेयर कह लीजिए, ट्रेडिशनल वेलफेयर, उस पे ध्यान नहीं दे रही। ये हमारी हमेशा उनकी आलोचना रही है, ये बात सही है उन्होंने कहा, क्योंकि वो न्यू वेलफेयर कर रहे हैं। तो अब उन्होंने उसको बहुत इलेबोरेट रूप से परिभाषित नहीं किया, लेकिन अरविंद सुब्रमण्यम के उस आर्टिकल का इशारा था कि जब से मोदी सरकार आई है तो उन्होंने अलग अलग अभियान टाइप चलाए हैं। उज्ज्वला योजना थी, स्वच्छ भारत योजना, फिर स्वच्छ भारत अभियान, फिर जो आवास, प्रधानमंत्री आवास एक्सेट्रा। तो उन्होंने महिलाओं के लिए भी मातृत्व वगैरह से जोड़ के उन्होंने काफी, हाँ, नहीं, वो पुराने ढांचे में आता है मेरे अनुसार। तो जो अरविंद सुब्रमण्यम के और उनके को-ऑथर्स का कहना था कि जो ये वाली सरकार आई है वो इस तरह का इंफ्रा गुड्स दे, मतलब पब्लिक गुड्स ना देकर, जो ओल्ड वेलफेयर में हम क्या मानते हैं, जो इस किताब में योजनाएं हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक आप मातृत्व लाभ दें, खाने का हक हो या रोज़गार का हक हो, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है, हाँ, तो उस पे वो ध्यान ना देकर वो इस तरह के ड्रिंकिंग वाटर, जल जीवन मिशन, उस पे ध्यान दे रही है। तो मैंने फिर इसमें ये कहा, मुझे ऐसे लगा कि अच्छा ठीक है, हम देखते हैं अगर हम इन सारी योजनाओं का पर खर्च को हम कुल कर दें, हाँ, उसका हम टोटल लें, तो पिछले 20 साल में क्या हुआ है 2004 से लेके अभी तक 2024 तक। और एक चीज़ तो ये है कि इस पूरे समय में जीडीपी का प्रतिशत इन सभी योजनाओं पे, पुराना और न्यू दोनों को मिला के 3% के आसपास ही रहा है, और वो भी 3% तब पहुंचा जब कोविड का 1 साल, 2 साल में से 1 साल पे वो थोड़ा सा बढ़ा था।
लेकिन अब इसको हम 2 हिस्सों में बांट दें, इस स्कूल को हम 2 हिस्सों में बांट दें, जिसमें हम कहें कि ये ट्रेडिशनल वेलफेयर है, जो हमें दुनिया में माना गया है सरकार का रोल वेलफेयर में, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़े रहेंगे, और फिर ये जो इस किताब वाली योजनाएं हैं, और जो न्यू वेलफेयर अरविंद सुब्रमण्यम के आर्टिकल में जो थी, उसमें आप कम जोड़ वो किसान योजना, पीएम किसान, हाँ, उन सबको अगर आप मिलाएं, तो मुझे ये देखना था कि क्या ऐसा है कि यहाँ से खर्च कम करके इन योजनाओं में जा रहा है, पर वो भी नहीं हो रहा। तो कुल सेम है, और इन पुरानी योजनाओं पे जो ट्रेडिशनल वेलफेयर माना जाता है उस पे खर्च कम हुआ है, जो लोगों का हक है जो हम मानते हैं, और जो नई योजनाएं हैं उसमें थोड़ा बहुत जो ये कम हुआ है वो थोड़ा बहुत इसमें आ गया, लेकिन कुल पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो बेसिकली इट्स अ पिक्चर ऑफ स्टैग्नेशन। 20 साल में जीडीपी की बहुत ग्रोथ हुई है। अगर आप दुनिया में देखें, जैसे जैसे देशों की जीडीपी बढ़ती है तो उनका वेलफेयर कल्याणकारी योजनाओं पे खर्च भी बढ़ता है, हमारे में वो सेम ही रहा है। तो ये भी एक एबरेशन है, मतलब जो दुनिया का पैटर्न है उसके खिलाफ भारत में जा रहा है। चाहे आप न्यू ही देख लो, चाहे आप ओल्ड ही देख लो, दोनों को मिला के। यानी इनकम तो बढ़ रही है देश की, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच हाँ, रही है। वो उसका रीड। इसी के साथ एक दुनिया की आपने बात की, तो अभी बहुत ज़्यादा शोर हुआ था कि हमारी जीडीपी जो है वो 4th हम इकानमी या 3rd इकानमी बनने जा रहे हैं। तो एक तो मैं चाहता हूँ कि ये रेवड़ी या हक में दोनों में फ़र्क क्या है, इसको आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझा दें। और दूसरा, वो जीडीपी के 3rd 4th नंबर पहुँचने और हमारी जो पर कैपिटा इनकम जहाँ जा रही है वो कैसे मतलब एक होता है ना कि ऑपरेट कैसे करता है। कई बार आपके सामने टर्म उछाल दिया जाता है कि जीडीपी बढ़ गई, लेकिन बेसिकली वो ऑपरेट कैसे कर रहा है, वो परकुलेट कैसे कर रहा है, वो समझ में नहीं आता। तो एक्चुअली आई डोंट नो आपने नोटिस किया है कि नहीं, कि 5-7 साल पहले तक इंडिया का वर्ल्ड में जीडीपी में रैंक कोई नहीं ट्रैक कर रहा था। हाँ, हम अगर जब खबर बनती थी तो या तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रैंक पे बनती थी, या ये जो और बहुत सारे रैंक आने लग गए हैं, चाहे इनइक्वालिटी हो चाहे कुछ हो, ये अभी पिछले कुछ 5-7 सालों में खबर आने लगी है कि इंडिया का रैंक 5th हो गया या 4th हो गया, जो भी हो। पर एक्चुअली उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप देखिए, अगर 2 परिवार हैं, एक परिवार में एक ही व्यक्ति है और दूसरे परिवार में 5 लोग हैं, और दोनों की अगर आप कुल आय देखो बराबर कर दिया। हाँ, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। जो हमारे से आगे वाले देश हैं, हैं, जापान और जर्मनी, एक आदमी है जिसको 50,000 मिलता है, हाँ, और यहाँ 10 लोग मिलकर 30,000 कमा रहे हैं, हाँ, तो आप सेकंड जरूर हैं, लेकिन बहुत पीछे हैं। एग्जैक्टली। तो जैसे जर्मनी और जापान, हाँ, जर्मनी और जापान हमारे से आगे हैं इस 5वें रैंक या 4th रैंक पर। जापान से ही कंपटीशन है वो। हाँ, तो वहाँ की तो जनसंख्या कुछ है ही नहीं। यहाँ की जनसंख्या अगर आप देखो तो, और उसको पर कैपिटा इनकम में कर दो, तो हमारा रैंक 4th या 5th से 125 या 124 आ जाता है। और वो भी हम, मतलब 5-10 साल पहले तक हम, वो भी हमें लगता था एज इकोनॉमिस्ट कि उस पे बात करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो जैसे आपने बताया वो एवरेज है, वो इनइक्वालिटी को बहुत पूरी तरह से हाँ छुपा देता है। तो आई थिंक ये तो बहुत ही मतलब बहकाने वाला, डिस्ट्रैक्ट करने वाला एक तमाशा टाइप बन गया है। और आपने ये पूछा कि रेवड़ी और हक, हाँ, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो इस किताब से ही है कि अगर आप मातृत्व लाभ देखें, मातृत्व लाभ का मतलब ये होता है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो मुझे याद है कि 4.5 महीने की सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको छुट्टी मिला करती थी, और उसके बाद शायद 2 साल की छुट्टी आप अलग अलग पीरियड की ले सकते थे बच्चे को पालने के लिए। करेक्ट। तो मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट था जो 1961 में इंडिया में पास हुआ, नेहरू जी के समय में। हाँ ये मैंने नहीं सोचा था तो एक्चुअली उसका इतिहास अम्बेडकर तक जाता है। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इंडिपेंडेंस से पहले उसको पास। महिलाओं पर बाबा साहब का काम तो वैसे भी कमाल का है।
तो खैर हिस्ट्री और प्रतिक्रांति लेख जिसने ना पढ़ा हो जरूर पढ़ना चाहिए। तो 1961 में वो एक्ट पास हुआ, उसको 2017 में उसका संशोधन हुआ। पहले जब पास हुआ था तो 12 हफ्ते की अवकाश की बात थी, जिसमें आपको पूरी तनख्वाह मिलेगी 3 महीने। और जब 2017 में उसका संशोधन हुआ तो बढ़ा के उसको 26 हफ्ते कर दिया गया। अब उसको हम महिला का हक समझते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो वाला जो हक है वो केवल फॉर्मल सेक्टर की महिलाओं के लिए है, मेरे जैसी महिलाओं के लिए है। देश में फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही कम है, 10-20% से ज़्यादा नहीं है। तो जो ज़्यादातर लोग हैं और ख़ासकर महिलाएं हैं वो असंगठित क्षेत्र में है, जहाँ पर ये कानून लागू ही नहीं था। अब 2013 में जो UPA 2 का खाद्य सुरक्षा कानून लागू हुआ, उसमें 4 योजनाएं हैं। जन वितरण प्रणाली सब जानते हैं, पर उसमें आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन और मातृत्व लाभ का भी प्रावधान था। और उस कानून ने फाइनली माना कि ये यूनिवर्सल राइट होनी चाहिए असंगठित क्षेत्र में भी। हाँ, तो अब फाइनली वो जब आई तो उसका 4 साल तक किसी ने बात नहीं की, 13 से 16 तक। 16 में नोटबंदी हुई, उसके बाद सरकार की काफ़ी आलोचना हुई क्योंकि लोग बहुत परेशान थे। तो 31 दिसंबर को जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया उसमें कहा कि हम ये योजना लागू करेंगे जिसमें महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। अब वो जो 13 वाला कानून है जिसने असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रावधान बनाया, उसमें 6,000 रुपये देने की बात थी। अच्छा। ऐसे नहीं था कि आपको 26 हफ्ते के लिए न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, नो, 6,000 रुपये लो और बात खत्म। तो वो वैसे ही उसमें बहुत कम था, लेकिन जो 31 दिसंबर वाली योजना जब लागू हुई 2017 में, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है उसका नाम, उसमें उसको 6,000 से 5,000 कर दिया, घटा दिया गया। और न केवल ये, साथ में कानून में था दोनों, सब बच्चों के लिए था, लेकिन उसको केवल पहले बच्चे तक सीमित किया। अभी 2 साल से दूसरा बच्चा अगर लड़की है तो उसको दिया जाएगा। तो एनीवे वो बहुत पेचीदगी में हम नहीं जाएंगे। पर जब वो भाषण दिया गया तो उस समय ट्विटर पर कुछ प्रोग्रेसिव महिला पत्रकारों ने कहा कि अरे, महिला को पैसा दोगे तो वो बच्चे और पैदा करेंगी। तो उसको ऐसे कर दिया कि ये लोगों को रेवड़ी बांटी जा रही है। तब ये शब्द यूज़ नहीं हुआ था 2017 में, 16 में, बट द थॉट वाज दिस कि अगर उस महिला को मिल रहा है तो रेवड़ी सामान है, खाली उनको फुसलाने की बात है। और ये भी कह दिया कि अगर महिला को, गरीब महिला को मिलेगा तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा करना शुरू कर देंगे। आपने गाँव में सर्वे भी काफ़ी किया अपनी PhD के दौरान भी और उसके बाद भी। महिलाओं को बच्चे पैदा करने का निर्णय लेने का कितना आपको लगा कि कितना उनको हक होता है ये निर्णय लेने का, कितने बच्चे पैदा करने हैं? ये चूंकि महिला पत्रकारों ने कहा, जो जिनको माना जाता है, ये अपने आप में बड़ी एब्सर्ड सी बात लगती है, मेरा जो अनुभव है। ये बात पहले तो मुझे ये बात बहुत चुभ रही थी कि हम पूरे, जो अगर इंटरनेशनल उसमें देखें तो ऐसा माना जाता है कि भारत में मटर्निटी बेनिफिट्स 1961 से लागू है, 61 से लागू है। बट एक्चुअली वो केवल 20% महिला, 10% महिला के लिए था। और जब हम उनकी बात करते हैं तो हम सब उसको हक मानने को तैयार हैं। लेकिन जब बाकी महिलाओं को मिल रहा है, जिनको सबसे ज़्यादा सरकारी समर्थन की ज़रूरत है, सामाजिक समर्थन की ज़रूरत है, तो फिर उसको रेवड़ी के नज़रिए से देखा जाता है। सो बेसिकली इस किताब में ये है, ये जो हिपोक्रेसी है कि जब हमारे लिए है तो हक है, और जो वंचित है, जिसकी वैसे ज़िंदगी मुश्किल है, अगर उसकी तरफ कुछ जाता है तो बहुत चुभने लगता है। जो सक्षम वर्ग या जो भी प्रिविलेज लोग, सब्सिडी मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। हाँ, हर तरह इसमें जो भी स्कीम्स हैं उसको कभी ना कभी किसी ना किसी ने इस नज़रिए से ज़रूर देखा होगा। हाँ, तो मेरे ख्याल से अगर आप संविधान देखें, उसकी प्रस्तावना ही देख लें, तो उसमें तो बहुत स्पष्ट है ना कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और सबके लिए। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें भी स्वास्थ्य और पोषण और इन सब, शिक्षा तो हक है, वो तो अभी हाँ। तो पर ये जो बाकी चीज़ें भी हैं
पोषण भी, वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में थे। बिल्कुल। तो जब सरकार इन चीज़ों पे कानून बनाती है, योजना बनाती है, खर्च करती है, तो ये मेरे हिसाब से उनके लोगों के हकों के दायरे में आता है, रेवड़ी नहीं है। तो ये पहला पॉइंट हुआ इस पे। पर दूसरा भी मैं बोल देती हूँ, क्योंकि अब ये एक तरह से ना एक टेंडेंसी हो गई है कि कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई भी घोषणा करती है, मुफ्त बस राइड हो, चाहे शायद दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी ने कहा था, मुझे ठीक से नहीं पता, कि जो मंदिरों में हाँ उनके लिए भी कोई कैश, हाँ वो भी रेवड़ी है, और महिला के लिए बस राइड अगर फ्री है या सब्सिडाइज है वो भी है। सभी चीज़ को रेवड़ी, एक ही ब्रेथ में ना सभी चीज़ रेवड़ी हो गई है। लेकिन कारपोरेट्स को जो छूट दी जाती है उसको कभी रेवड़ी हाँ नहीं, वो तो मैं उस तरफ तो मैं जा ही नहीं रही, पर इसी दायरे में अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से जो कम से कम ये वाली योजनाएं हैं वो तो हक के दायरे में आती हैं। जो बाकी इस तरह की स्कीम्स आ रही हैं, जैसे महिलाओं के लिए कैश अगर हम देख लें, तो आई थिंक उसको एक एक योजना, एक एक घोषणा को सोचना चाहिए कि ये रेवड़ी के उसमें आएगा कि ये हक के उसमें आएगा। जैसे तमिलनाडु में ये बहुत हुआ करता था, जब नहीं चावल भी नहीं, वो वहाँ पे ना सोना की कुछ वो देने की एक स्कीम थी। उससे पहले मिक्सर ग्राइंडर शायद किसी ने दिया, फिर एक बार शायद पंखे या टीवी भी बांटे गए, या कम से कम ऐलान। तो अब उसमें भी मैं कहूँगी कि एक एक को सोचना ज़रूरी है, और मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन अगर मिक्सर ग्राइंडर आप देख लें, तब उसको काफ़ी हाहा सब ने किया, लेकिन वो महिला के लिए ज़रूरी चीज़ है। वहाँ पे इडली सांभर बहुत यूज़ होता है, रोज़ उनका बैटर बनता है। वो पहले काफ़ी महिलाओं को शायद हाथ से करना हो या मुश्किल वाली मशीनें हो, तो अगर उस तरह, या खाना पकाने में वो भूल जाइए, हर एक चीज़ में अगर मिक्सी आपको मिल जाए महिला को, तो उसका बहुत समय और दिन बदल सकता है। तो इट्स नॉट ईजी टू जस्ट से कि वो रेवड़ी है, हाँ, क्योंकि उसके दूसरे मतलब किसी ने कुछ तो दिमाग लगाया है शायद। अब अगर आप ये जो गोल्ड चेन वाली बात करें, वो उसका कुछ शादी से भी वो था। अब ये भी सोचने वाली बात है कि ठीक है, एक तरफ से शायद वो मैसेज दे रहा है लड़कियों के तरफ, पर दूसरा वो शादी और मैरिज को एक तरह से स्टेट देख रहा है, वो आसान नहीं है। हाँ, तो मेरे ख्याल से हर एक घोषणा को बिना सोचे समझे एक या दूसरा कहना, खासकर रेवड़ी कह देना, जायज़ बात नहीं है। और स्पेशली ये जो बस वाली योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, न सिर्फ दिल्ली में लेकिन बहुत सारे राज्यों में, वो बहुत उनके लिए हाँ है मतलब काफ़ी एक तरह से रेवोल्यूशनरी तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, लेकिन काफ़ी बदलाव ला सकती है महिला। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ भारत में ही होता है, ये दुनिया के हर देश में है इस तरह की चीज़ें। अगर आप देखिए तो दुनिया के हर देश में इस तरह की स्कीम्स हैं, और रेजिडेंट्स के लिए तो मतलब यूरोप स्वर्ग है, जहाँ आप बच्चों की आपको ना मेडिकल की चिंता होती है, ना आपको बच्चों की पढ़ाई की चिंता होती है, और वहाँ कोई इसको रेवड़ी नहीं कहता। वहाँ इसको अधिकार, बल्कि जब छीना जाता है तो लोग सड़क पे आ जाते हैं उसके खिलाफ। बिल्कुल, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा है, उस इतिहास के, इंटेलेक्चुअल इतिहास के बारे में। T.H. मार्शल ने लिखा, टिटमस ने लिखा कि क्यों हमें इसे समाज पर बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें समझना चाहिए कि जो समाज में असमानताएं हैं या कमियां हैं उसको ठीक करने का एक औजार समझें, ताकि लोगों को अगर हम अच्छी शिक्षा दें, उनके अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त करवाएं, तो फिर वो आगे दे कैन फ्लाई, अपने जीवन में वो सब कुछ कर सकेंगे। एक तरह से आप उनको वो कहते हैं ना कि मछली मत दो, उनको फिशिंग करना सिखा दो, वहाँ वो जो भी टीच देम हाउ टू फिश। तो वो यही है ना कि अगर आप लोगों को अच्छी शिक्षा दे दोगे तो वो अपना खुद जुगाड़ बहुत हद तक कर सकते हैं, और अगर अच्छा स्वास्थ्य होगा तो भी वो अपना जीवन पूरे रूप से जी पाएंगे। और एक भारत जैसे देश में जहाँ पे लोग ही हमारी ताकत है, हमारे सबसे बड़ी पूंजी हमारे लोग हैं, तो अगर वो लोग अशिक्षित रहेंगे या अस्वस्थ रहेंगे
तो हम अपनी पूंजी को ही बर्बाद कमजोर कर रहे हैं। करेंगे। आपने पोषण की लगातार बात की, स्वास्थ्य की लगातार बात की, और किताब में आंगनवाड़ी पे आपने अलग से एक चैप्टर दिया है और बहुत डिटेल में जाके डील किया हुआ है। आंगनवाड़ियों का क्या अनुभव आपका रहा है कि आंगनवाड़ियाँ जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी कितनी सफल हुई? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आंगनवाड़ी जो बहनें हैं वो कभी दिल्ली में तनख्वाह बढ़ाने के लिए कर रही हैं, मतलब वहाँ भी जहाँ महिलाओं को मुफ्त बस राइड दी जाती है या लाडली बहना किया जाता है, वहाँ आंगनवाड़ी की तनख्वाह बढ़ाना, उनकी सुविधाएं बढ़ाना, वो हमेशा एक मुश्किल चीज़ रही है। सरकारें उसके लिए तैयार नहीं हैं। हाँ, तो आंगनवाड़ी स्कीम एक्चुअली इस किताब में जो लगभग सारी स्कीम्स हैं ना, जी। उनमें मेरे थोड़ा जनरलाइज करना बहुत मुश्किल लगता है, पर आई थिंक एक ब्रॉड पैटर्न है कि पिछले 20 साल में पिछले 15 साल तक वो काफ़ी सुधार की दिशा में, जैसे अगर जब से मैंने काम करना शुरू किया तब से मैं बता सकती हूँ 2002-03 के आसपास, तब आंगनवाड़ी अगर आप गांव में जाएंगे ना तो लोग आपको देखेंगे कि है क्या चीज़, मतलब इट वाज नॉट अ थिंग इन देयर कॉन्शियसनेस। हाँ, लेकिन अब आंगनवाड़ी सब जानते हैं, क्योंकि पहले वो बहुत गांव में उसकी इमारत ही नहीं थी, अगर इमारत थी तो वो जर्जर थी, अगर थी ढंग की थी तो वो हमेशा ताला लगा रहता था। तो ये 20 साल पुरानी बात, और देश के बहुत राज्यों में ऐसे था, सब में नहीं था। तब भी तमिलनाडु और केरला जैसे राज्यों में आंगनवाड़ियों में काफ़ी जान थी। अब पिछले 20 सालों में ये होने लगा कि उस पे नज़र गई लोगों की, लोगों में जागरूकता बढ़ी, जो नीति बनाते हैं उनको भी ये समझ आने लगा कि अगर हमें पोषण के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो हमें गर्भवती महिला और सबसे छोटे बच्चे, उनके जो पहले 3-4 साल हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन बहुत सारी चीज़ों के चलते एक्चुअली यूपीए के मैं भूल गई हूँ कौन सा साल है, पर उसमें एक साल है जब उन्होंने आईसीडीएस का बजट, आंगनवाड़ी स्कीम का बजट बहुत बढ़ा दिया, और मेरे ख्याल से उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा बजट होने से। और धीरे धीरे उत्तर भारत के राज्यों में भी इसमें जान आने लगी है, और 2-3 राज्य हैं जहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग काम हुआ है। जैसे मैं कहूँगी उड़ीसा में अब ये है कि उन्होंने अब को काफ़ी सालों, एक तो उन्होंने अंडा देना शुरू किया। हाँ, छोटे वो बच्चे, भी आपने एक वो मैप मैं स्क्रीन पे चाहूंगा, दिखा दूंगा मैं वो मैप, कि आपने वो भी बड़ा कायदे से मैप बनाया है कि कहाँ पे एमडीएम में बच्चों को मध्याह्न भोजन में अंडा दिया जाता है। और मुझे दिख रहा था कि पूरा नॉर्थ जो है वो हमारा खाली हो जाता है, बंगाल से लेके उड़ीसा से लेके साउथ पूरा आता है और ये खाली हो जाता है। तो अंडा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मैं अगर आप एक हाँ, मिनट sure, दो पक्का। तो, क्योंकि आई थिंक लोगों को आई थिंक वो पेनी नहीं ड्रॉप हुआ कि जब छोटा बच्चा होता है ना तो उसका पेट भी छोटा है, उसको आप इसलिए 2-2, 3-3, 4-4 घंटे में आपको कुछ मिले, खिलाना जी, पड़ता है, बिल्कुल। क्योंकि वो एक टाइम में बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। अब अंडा जो है वो उसकी वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन वो बहुत न्यूट्रिएंट डेंस है, उसमें सब कुछ है, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, केवल विटामिन सी नहीं है। तो छोटे बच्चे के लिए छोटी सी मात्रा में आप उसको सब कुछ दे सकें, ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं। और अंडे में ये खूबी भी है कि आप दूध की तरह उसको पानी मिला के घोल नहीं सकते, या दाल की तरह उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। आप, बिल्कुल। और दूसरा ये कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं बहुत सारे, वहाँ पे रेफ्रिजरेशन तो है नहीं, तो दूध अगर आप दे भी दोगे तो उसको खराब होने का बहुत चांस है, उल्टा हो जाएगा, बच्चे का नुकसान हो जाएगा अगर खराब हो गया दूध। अंडा का शेल्फ लाइफ काफ़ी है, तो आप उसको दे सकते हो। और तीसरा, उड़ीसा ने जो किया, उड़ीसा पे मैं वापस आ रही हूँ, उन्होंने एक बहुत दिमाग लगा के एक तोड़, जैसे बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी कि आंगनवाड़ी में गरम खाना भी देते हैं 3 से 6 साल के बच्चों को, और 3 साल से कम उम्र के बच्चों को टेक होम राशन के नाम पे छतुआ या सूजी का हलवा टाइप का ड्राई मिक्स होता है जिसमें आप पानी घोल के उसको बच्चे को खिला सकते हैं। तो वो जो छतुआ टाइप चीज़ें बन रही थी ना, उसकी गुणवत्ता बहुत ख़राब थी। आपको याद होगा पॉन्टी चड्डा जिनको बहुत बड़ा ठेका मिला था उत्तर प्रदेश में, उनमें बहुत वो ख़राब सप्लाई किया करते थे। एनीवे, तो इन्होंने कहा कि हम अंडा टेक होम राशन के रूप में देंगे। तो हफ्ते में 2 दिन वो एक दिन माँ आती है, उसको 2 अंडे दे दिए जाते हैं छोटे बच्चे के लिए, और जो वहाँ आते हैं उनको तो अब
6 दिन में से 5 दिन मिलता है अंडा। तो आई थिंक इस तरह के प्रयोग बहुत सारे हुए हैं, और गरीब राज्य जैसे झारखंड और बिहार भी अपनी तरफ से 1-2 दिन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो पोषण को लेके आंगनवाड़ियों में काफ़ी फर्क आने की गुंजाइश है। कुछ कुछ राज्यों में इसे उन्होंने एक्चुअली रियलाइज़ भी किया है, और पर बहुत सारे राज्यों में अभी भी स्थिति में बहुत अच्छी पिक्चर, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत रोज़ी पिक्चर नहीं है, पर फिर भी ये है कि इसको बदलाव लाया जा सकता है, और कई राज्यों में वो बदलाव आया भी है। तो हमें उस ये मैप जो आपने दिया है उसको देख के ऐसा लगता है कि ये भी धर्म की राजनीति का शिकार हो गया है। लोगों ने अंडे पर बहुत तमाशा किया, हाँ। और उसके बाद ये पूरे इलाके से वो बच्चों को जबकि ऐसा नहीं कि इस इलाके में अंडा नहीं खाया जाता है। इस इलाके में हाँ। किसी भी गली में हाँ। जाएंगे हाँ। जो नहीं खाता है ना खाए, कम से कम जो खाता है उसको एग्जैक्टली तो खाने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। और ये जो राजनीति वाली बात है वो 1-2 मैं उदाहरण दे सकती हूँ। बिल्कुल। कर्नाटका बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कर्नाटका की अगर हम बात करें तो कर्नाटका में बहुत समय से अंडा लाने की कोशिश की गई मध्याह्न भोजन में। अब मध्याह्न भोजन में ये था जो स्कूल में दिया जाता है मिड डे मील, वो ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर लगभग 10-12% स्कूलों में अक्षय पात्र नाम की संस्था वो भेजती। उनके सेंट्रलाइज्ड किचन है, जैसे शहरों में खासकर आप में शहर में एक बड़ा सा किचन है, और उस किचन से 10-20-50 स्कूलों में मध्याह्न भोजन जा रहा है। अब वो अक्षय पात्र जो संस्था है वो तो प्याज और लहसुन भी नहीं देना चाहती थी। तो जब भी अंडे का प्रस्ताव आता मध्याह्न भोजन में, ये लोग नाराज हो जाते हैं और ये कहते हैं या तो हम रहेंगे या अंडा रहेगा। तो जो भी सरकार थी, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, वो लोग चुपचाप होके अपना प्रस्ताव वापस ले रहे थे। ऑन दी अदर हैंड आंगनवाड़ी में अक्षय पात्रा की भागीदारी ना के बराबर थी थोड़ी बहुत, पर बहुत थी। वहाँ पे अंडा बहुत लंबे समय से दिया जा रहा है। अब फिर बड़ी मुश्किल से इतने साल निकल गए, 3-4 साल पहले वहाँ पे किसी ने रास्ता निकाला है। तो उन्होंने उत्तर कर्नाटका के जो गरीब बेल्ट है वहाँ की, बहुत ड्राई बेल्ट है धारवाड़ के आसपास, वहाँ पे उन्होंने कहा चूँकि वहाँ पे बच्चों के पोषण के इंडिकेटर बहुत ख़राब है, हम वहाँ पे अंडा देंगे। तो वहाँ पे अक्षय पात्रा का इतना प्रेजेंस शायद ना रहा हो, तो वो हो गया। अब वो हो गया तो वो तो बड़ा सक्सेसफुल था, लोग बड़े खुश थे। तो फिर उसके चलते उन्होंने उसको एक प्रेसिडेंट बनाते हुए बाकी सब जगह भी लागू कर दिया है। और अब पूरे राज्य में बड़े 10-15 साल सिर पटकते पटकते अब ये अंडा नॉर्मलाइज हो गया। मध्य प्रदेश में भी ये हुआ। मध्य प्रदेश में जब प्रस्ताव आया तब बहुत लंबे समय तक बीजेपी थी, तो वो जैन, वहाँ पे जैन लॉबी मना कर देते थे। तो बीच में कुछ समय के लिए कांग्रेस आई थी, तो तब वो जो मिनिस्टर थी उन्होंने कहा कि ठीक है हम अंडा देने को तैयार हैं, लेकिन फिर वो कांग्रेस की सरकार गिर गई और मेरे ख्याल से वो जो मिनिस्टर थी वो बीजेपी में चली गई। अच्छा, लेकिन तो वहाँ जाके नहीं दे सकती। नहीं, तो अब वो इमरती देवी, मैं उनका नाम, लेकिन वो चुनाव हार गई तो वो हाँ, तो उस समय वो मिनिस्टर थी और वो मान गई थी, पर उतने में सरकार चली गई और ये शुरू। हाँ, तो वो वहाँ पे नहीं हो पाया और वहाँ पे राजनीति ही और धर्म के नाम पे आप कह सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इन दी एंड खर्च नहीं करना चाहते, इन योजनाओं पे खर्च नहीं करना चाहते, इस वजह से कोई ना कोई मुखौटा डाल के उसको रोक दिया जाता है। इमरती देवी का नाम लिया, मैं आपको बताऊं कि इमरती देवी दलित हैं और काफी तेज तर्रार महिला है। और मध्याह्न भोजन की बात होगी तो ये हमेशा बार बार याद आएगा कि कैसे बार बार ये इशू आता है कि अगर वो महिला बनाने वाली दलित है या आंगनवाड़ी जो चला रही है बहन वो दलित है, तो उसको लेके तमाशा हमारे यहाँ पूरी तरह से शुरू हो जाता है। एक तो ये, दूसरा कि मध्याह्न भोजन जैसे जैसे पॉपुलर हुआ है वैसे वैसे साफ दिखाई दे रहा है कि बने हुए भोजन की जगह आपने फोर्टिफाइड फूड का जिक्र किया है, या इस तरह की चीजों के बहाने कारपोरेट उसमें भी घुसना चाहता है। मैं थोड़ा सा चाह रहा था इस पर भी बात हो जाए, मुझे लगा बहुत जरूरी इशू। हाँ, तो अगर आप सरकारी आंकड़े देखें जो इस किताब में भी हैं, तो एक्चुअली क्योंकि सर्वोच्चतम न्यायालय, मध्याह्न भोजन की अगर हम बात करें तो सर्वोच्चतम न्यायालय का काफ़ी अच्छी और अहम भूमिका रही है। तो अगेन मध्याह्न भोजन का इतिहास काफ़ी पुराना है। सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू हुआ, एमजीआर, राइट। उससे पहले भी एक्चुअली उन्होंने किया था,
जो कांग्रेस वाले थे, कामराज, कामराज, पर वो छोटे दायरे में था। फिर एक्चुअली एमजीआर ने उसको नेक्स्ट लेवल पर वो ले गए। उसके बाद उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, वहाँ पे कहीं कहीं पर ये पका हुआ भोजन दिया जा रहा था। फिर 1990s में ये एक सेंट्रल स्कीम बन गई, लेकिन ज़्यादातर राज्य वो सिर्फ ये दे रहे थे, सूखा राशन दे दिया। 80% अटेंडेंस है तो बच्चे को 3 किलो अनाज आप दे दो, वो घर ले जाएगा। पर एक्चुअली मध्याह्न भोजन इस चीज से, के लिए नहीं है। हाँ, मध्याह्न भोजन एक मेरे हिसाब से बहुत खूबसूरत आइडिया है, जिसमें एक तो बच्चों के माँ बाप आकर्षित होंगे, उनका नामांकन करेंगे। बच्चा आकर्षित रोज़ होगा क्योंकि रोज़ खाना मिल रहा है, तो वो उसका अटेंडेंस पे प्रभाव पड़ेगा। अगर अटेंडेंस रेगुलरली होगी तो पढ़ाई अच्छे से होगी। सिंपल कहा जाए तो जो लोग बच्चे को टिफिन देना मैनेज नहीं कर सकते हैं, हाँ, उनके बच्चों को हाँ, स्कूल से टिफिन पे। बिल्कुल। और दूसरा ये कि काफ़ी बच्चे भूखे आया करते थे। अब अगर कोई भी बच्चों को तो भूल जाओ, अगर हम ही कहीं भूखे बैठे रहें तो हम काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे पढ़ाई क्या करेंगे। तो जब लोग कहते हैं ना कि स्कूलों को दाल भात केंद्र बना दिया गया है, वो भूल जाते हैं कि वो खाना उनकी पढ़ाई में बहुत मददगार है। तो राइट टू एजुकेशन भी है पहले, मध्याह्न भोजन, और राइट टू फूड भी है। तो अब इसमें तब फिर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सूखा राशन नहीं चलेगा, आप खाना बनाना शुरू करो। और फिर उसी केस में कुछ साल बाद उन्होंने ये भी कहा कि मध्याह्न भोजन की जो कुक है उसमें महिलाओं को, और खासकर दलित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो सरकारी आंकड़ा अगर आप देखें तो उसमें एक्चुअली उनकी भागीदारी बहुत अच्छी है। हमारे जो एक सर्वे हुआ था उसमें भी हमें दिखा, लेकिन ये भी है कि जब काफ़ी बार या कुछ बार, ये कहना मुश्किल है क्योंकि हमने डेटा नहीं इकट्ठा किया, जब दलित महिला अपॉइंट होती है तो वहाँ पर उसको समाज के लोग नकार भी देते हैं। कभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आना पड़ा है, वो खुद उन्होंने उनका हाथ का पका हुआ खाना खाया तो फिर सब मान गए, कहीं नहीं भी माने। तो इस तरह से वो टेंशन या रेजिस्टेंस से बदलाव थोड़ा बहुत तो आया ही है इसमें। अब दूसरा जो आपने कहा कि कॉरपोरेट इसमें आंखें टिका के बैठे हैं, तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो 2004 से 2014 का अगर हम समय लें ना, तो उसमें अलग अलग कारणों की वजह से एक तो ये सब कानून बने, खाद्य सुरक्षा कानून बना, मनरेगा बना, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया। तो अब उसके चलते चलते ये हुआ कि इस सेक्टर पर खर्च भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। हमारे अनुसार बहुत कम बढ़ा, पर फिर भी एक उसने पैर जमाया, और क्योंकि कानून था तो वो पैर अच्छे से भी जम पाता है। अब एक व्यवस्था है जिस पे आप बिल्ड कर सकते हैं ओवर टाइम। तो जब ये पैर जमने लगे तब मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट सेक्टर को लगा कि इसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। तो उस समय की बात है, पता नहीं आपने देखा नहीं, बिस्किट लॉबी एक थे, उन्होंने ये किया, वाली बात। हाँ, तो वो 2-3 पन्ने की उन्होंने एक चिट्ठी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन बैड बिकॉज ABCDE, हाँ, कि मध्याह्न भोजन में उसको भंडारण करो, उसको पहुंचाओ, फिर उसको पकाओ, उसको ये करो वो करो, फिर उसमें छिपकली गिर जाएगी। तो उन्होंने इस तरह से बैड सीन उसका क्रिएट कर दिया। और फिर दूसरी तरफ अरे इसके बजाय आप सीधा फोर्टिफाइड बिस्किट क्यों नहीं दे देते, उसमें सारा न्यूट्रिशन उनको मिल जाएगा, और आपके लिए, सरकार के लिए हम ये आपके ही बजट के अनुसार वो बिस्किट बना देंगे। तो तब ये हुआ कि आई थिंक मिनिस्ट्री, तब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में बहुत सारी ये चिट्ठियाँ आने लगी फॉरवर्डेड बाय MPs। तो उनको भी लगा कि ये एक ही टाइप का गाना सभी कैसे गाने लगे, सबके तो खाने में छिपकली कैसे गिरती है। हाँ, तो फिर किसी ने RTI किया तो समझ आए कि ये बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन कोई थी जिन्होंने काफ़ी MPs को ये भेज दिया था, और कुछ MPs ने उसको फेंक दिया, कुछ ने ऐसे कवरिंग लेटर डाल दिए कि आप मंत्री हैं, आप विचार कीजिए, और कुछ ने कहा नहीं ये तो बड़ी अच्छी योजना है, इसको प्लीज़ आप इस तरह से करें। तो तब जानकारी तो RTI में मिली होगी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी जो जिसके बिना होता नहीं है काम देश में। तो फिर ये हो गया, क्योंकि सारी बात सामने आ गई तो वो प्रपोजल उनका
कहीं गया नहीं। पर इसी तरह अभी अगर आप देखें जन वितरण प्रणाली पीडीएस में, हाँ, उसमें अब ये हुआ है पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट कह रही है कि हम फोर्टिफाइड राइस देंगे। तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है और इसमें कहीं ना कहीं पीछे से वो आरटीआई करने की ज़रूरत है। तो प्रॉब्लमेटिक क्यों है मेरे ख्याल से ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट ना, जैसे मेरे घर में भी जिनको इन सब चीज़ों में बहुत रुचि नहीं है, वो हेडलाइन देखेंगे, वो कहेंगे हाँ गवर्नमेंट इज़ डूइंग समथिंग फॉर न्यूट्रिशन। पर एक्चुअली अगर वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि देश में अनीमिया बहुत ज़्यादा है, खासकर महिलाओं में 60% के आसपास महिला अनीमिक है। अब आपको अनीमिया ठीक करना है तो अनीमिया 2 टाइप का होता है, एक आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है और बाकी भी हो सकते हैं B12 या जो भी कुछ और टाइप के अनीमिया हैं। लगभग आधा अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, बाकी आधा कुछ और है। अब वो आधे के पीछे आप सारों का चावल फोर्टिफाई कर रहे हैं। अब जो अनीमिक लोग हैं वो पीडीएस के दायरे में हैं भी कि नहीं, कि हमें नहीं पता। अगर आप डेटा देखेंगे तो सबसे अमीर लोगों में भी अनीमिया है। हाँ, तो मेरे जैसे लोगों में भी अनीमिया है और हम लोग पीडीएस के दायरे में नहीं हैं। तो अब जिसको अनीमिया दिया जा रहा है वो भी, अब आप मान लीजिए कि सभी पीडीएस वाले अनीमिक हैं, क्योंकि इतने सब हैं तो उसमें भी बहुत होंगे। पर जब अगर देखो कि अनीमिया अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो आपको दिन में कितना सप्लीमेंट लेना है और उस चावल में आपको कितना मिलेगा, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो बहुत कम है। दूसरा, अगर आपको अनीमिया के लिए, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के लिए आयरन सप्लीमेंट लेना है तो उसका अब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा खाली पेट पे होता है। अगर आप चावल में मिला के दे रहे हैं तो वो अब्जॉर्प्शन भी, और एक तो मात्रा कम है उसका, फिर अब्जॉर्प्शन भी कम होगा। वो किस तरह से कर रहे हैं फोर्टिफाई, वो भी एक कहानी है। चावल है उसमें अलग से वो आयरन के पेलेट्स, चावल के पेलेट्स बनाएंगे मशीन से और फिर उसको चावल में एक मात्रा में मिक्स किया जाएगा। अब लोग हैं कि वो जब चावल देखते हैं तो वो अलग दिखता है, तो कभी कभी वो उसको कंकड़ या खराब समझ के निकाल भी रहे हैं। तो अनीमिया आप सीधा नाक नहीं पकड़ना चाहते। आपको पता है आंगनवाड़ी में, सब सेंटर में सबका टेस्ट हो रहा है अब, आपको पता, आयरन की गोलियां दी एग्जैक्टली। और वो था भी पहले प्रोग्राम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के लिए, आयरन सप्लीमेंट, खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं को तो आईएफए टैबलेट्स, किशोरी लड़कियों को भी दिया जाता है। एग्जैक्टली। तो आप सीधा नाक ना पकड़ के इस तरह से क्यों नाक पकड़ रहे हैं, जिसका इफेक्ट भी ना के बराबर, और जो पहले स्टडीज़ हैं उसमें ये ऑलरेडी स्पष्ट हो चुका है कि ये बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होता, नुकसान नहीं करता पर बहुत इफ़ेक्टिव भी नहीं है। तो अब जब ये आयरन पेलेट्स बनेंगे और उसमें मिलेंगे तो ये काम कौन करेगा? निजी सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर करेगा, और कॉर्पोरेट तो के पास खैर, भी सारा कुछ दिखाई हाँ, सो आई थिंक ये सब चीज़ों पे नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी है। जो जन वितरण प्रणाली के 80 करोड़ लोगों के नाम पे पैसा खर्च हो रहा है, उसका कितना प्रतिशत इस तरफ चला जाएगा। और अगर ठीक है चलो फ़ायदा हो तो फिर भी आप कह सकते हैं कोई बात नहीं, चलो कर लो खर्च, पर फ़ायदा भी। तो कुल मिला जुला के ये जो न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, आजकल सब कुछ नया है। चुनाव आयोग में लोग गए तो मालूम चला कि नया चुनाव आयोग है, न्यू इंडिया है, न्यू वेलफेयर, ये सब कुछ जो नया है किधर लेके हमको जा रहा है। समय, चूंकि समय की भी एक सीमा होती है, तो ये मैं आपसे एक फाइनल कमेंट इस पर चाहता हूँ कि आप फ्यूचर को कैसे देख रही हैं? मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में ये जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं इस किताब में, उनका तो नुकसान हुआ है। हाँ, उनका बजट गिरा है, और दूसरा उस बजट में, इसको मतलब आपने शायद आपने इसमें लिखा भी है कि बजट अगर स्टैग्नेट भी करता है तो जिस तरह से हमारा इन्फ्लेशन है वो बजट का गिरना हो जाता है। हाँ, वो भी है। पर दूसरा ये भी कि इसका एक
मुझे ऐसा ये मैंने एनालिसिस नहीं किया, मैं एक हंच शेयर कर रही हूँ कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा अब स्मार्टफोन, डिजिटल, ये भी कॉर्पोरेट के जेब में जा रहा है ना, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और लोग इतने चकाचौंध हो जाते हैं टेक्नोलॉजी के नाम से, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि स्मार्टफोन में डेटा एंट्री करने की वजह से जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जो शायद बहुत अच्छे से शिक्षित भी नहीं होंगी, कुछ जो वृद्ध हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो वो बच्चे के साथ उसको खेलना कूदना ना सिखा के अब डेटा एंट्री में लग गए हैं। अब वो डेटा एंट्री लोगों को नहीं पर वो फिर भी ज़रूरी है क्योंकि वो उससे उसकी जवाबदेही तय हो रही है। अब वो डेटा एंट्री कर देगी कि वो बच्चा 12 किलो का हो गया, 15 किलो का हो गया, उसको मैंने आज अंडा भी खिला दिया, हलवा भी खिला दी, पूड़ी भी खिला, पर वो उसका वेरिफिकेशन कैसे आप करोगे? तो फ़ोन में दिख रहा है, पोर्टल में दिख रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो ज़मीन पे भी हुआ है। तो जो टेक्नोलॉजी, उसके अच्छे उपयोग भी हैं और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय करने में भी उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से हो रहा है आज, वो भी नुकसान कर रहा है। तो एक तो ये है कि बजट घटा है, महंगाई बढ़ने की वजह से उससे और भी आप कम चीज़ें खरीद पा रहे हैं, मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी एट्सेट्रा में। दूसरी तरफ ये पूरा आधार के बोझ के तले एक तरह उसको रौंद दिया जा रहा है इस पूरी व्यवस्था को। तो मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में ये नुकसान ज़रूर हुआ है इन योजनाओं के। हाँ, मतलब मैं तो इसी के बारे में कह सकती हूँ। देश का भविष्य 10 साल वो मेरे बस की बात नहीं है, बस की बात है, इस पर अलग से कभी बात करेंगे। पर आई थिंक कि इन योजनाओं को अभी भी हम बचा सकते हैं। उनको बचाने के लिए मुझे ऐसे लगता है कि लोगों के जो उसका परसेप्शन है ना, वो बदलने की ज़रूरत है। और ये किताब उसमें एक पहल है कि कम से कम आप उसकी गलतियां ज़रूर देखो जो इसमें हैं, पर इसका जो योगदान है, जो एक्चुअल और पोटेंशियल दोनों चीज़ें हैं, कौन से राज्य में कौन सी स्कीम कब अच्छे से चली और क्यों वो अच्छे से चल पाई, ये हम समझें, ना कि हम उसको सिर्फ रेवड़ी कह के बात ख़त्म कर दें। वो बात ख़त्म करने का एक तरीका है। तो मेरे ख्याल से अगर लोगों का परसेप्शन कम से कम वो एंगेज करें और फिर थोड़ा सा सहानुभूति की नज़र से अगर देखना सीखें, तो लोगों में जो एक सहमति बनेगी या एक समझ बनेगी, उससे इन योजनाओं को अभी भी हम बचा पाएंगे। महात्मा गांधी मुझे अक्सर याद आते हैं, जो कहते थे कि योजना, अगर कोई सक्सेस देखना है किसी योजना का, तो ये देखो कि कतार में जो आखिरी आदमी बैठा हुआ है वहां तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। और कतार के में जो आखिरी आदमी है वहां तक पहुंचने वाली चीज़ों को रेवड़ी कह के जब मजाक उड़ाया जाता है, इसका मतलब बहुत साफ है कि अगले सफ़े में जो लोग बैठे हैं, जो आगे बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि विकास की जो भी धारा चले, सरकार का जो भी पैसा खर्च हो, बस हम तक आते आते रुक जाए, हमारे आगे ना जाए। और इसीलिए वो उनका हक है। वो अगर गरीब हैं, वो अगर वंचित हैं, तो ये उनका दोष नहीं है। ये दोष देश का हो सकता है, ये दोष हमारी व्यवस्था का हो सकता है, जिनकी वजह से उन तक एजुकेशन, चिकित्सा, बाकी सारी चीज़ें आज आज़ादी के 80 साल बाद भी नहीं पहुंची। इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि इस मुद्दे पे बात किया जाए। किताब आपके सामने है और मैं बार बार कहता हूँ कि आधे घंटे 40 मिनट की बात सुनकर ज्ञान कभी नहीं मिलता, एक मोटी समझ बनती है। समझने के लिए चीज़ों को, जो मीडिया का तमाम दुष्प्रचार है, तमाम सारी चीज़ें जो कही जाती हैं, उनको काउंटर करने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी है किताब को पढ़िए, किताब को ख़रीदिए, ख़रीद कर पढ़िए। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अमेज़न के लिंक हैं, आप वहाँ से आराम से किताब ख़रीद सकते हैं। मैं कहूँगा कि इस किताब को आप ज़रूर अपनी लाइब्रेरी में रखिए। अभी नहीं पढ़ पाइए तो आराम से पढ़िएगा, बेहद ज़रूरी किताब है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।